हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द राइज ऑफ मराठास। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की। मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। सो इसमें हम बात करेंगे मराठास के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब लोगों से रिलेटेड उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। सेकंड हम बात करेंगे इसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मराठास ने अपनी आपकी मिलिट्री को कैसे कंसोलिडेट किया था। थर्ड हम लोग बात करेंगे मराठास के ट्रेड नेटवर्क की। वी ऑल्सो टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मराठास। मराठास के जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और मिलिट्री में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट देयर नेवल पावर, उनकी मैरीटाइम जो पावर थी, मैरीटाइम पावर थी मिलिट्री की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले बात करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। छत्रपति शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मींस कैपिटल से सारा का सारा जो फंक्शनिंग था वो शिवाजी खुद कंट्रोल करते थे। उन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट को, जितनी भी पोस्ट थी, मतलब जो अनुवांशिक, मतलब एक वंश में जो लोगों एक दूसरे को देते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा नहीं बन माना जाता था हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि लोग काम ठीक से नहीं करते थे। उनको लगता था कि मेरे बेटे को तो नेक्स्ट पोस्ट मिल ही जाएगी। तो छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म किया कि हेरिडिटरी जो पोस्ट है उनको ख़त्म किया जाए, जिसको आज हम नेपोटिज्म भी बोलते हैं। जनरली प्रैक्टिस अंडर दी सुल्तान्स और मुगल्स, जबकि मुगल्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और सुल्तान्स भी कर रहे थे, पर शिवाजी ने ऐसा नहीं किया और सारी की सारी पावर को अपने अंदर सेंट्रलाइज किया। उन्होंने एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट। उन्होंने लैंड असाइनमेंट ना देकर, जैसे मुगल्स क्या करते थे, मनसबदारी सिस्टम में लैंड देते थे, राइट, अपने नोबल्स को। इसके बजाय उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने, उन्होंने सैलरी दी, कैश में सैलरी देना शुरू किया ऑफिशियल्स आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी से सैलरी कैश में दी। मैनी ऑफिशियल्स वर पीरियोडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल, ताकि अपने आप को कोई रीजनली स्ट्रांग ना बना ले, कोई ऑफिशियल अपनी क्षेत्रीय शक्ति को बहुत मजबूत ना कर ले। इसके लिए क्या किया उन्होंने, पीरियोडिकली ट्रांसफ़र भी किया। मैनी ऑफिशियल्स वर ट्रांसफर्ड एज वेल, उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह उनकी शिफ्टिंग चलती रहती थी। इंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट हैव एनफ पावर टू डिक्टेट टर्म्स टू द किंग, ताकि वो राजा के ऊपर भारी ना पड़ जाए। जो है ना, जो आपका नोबल है, वो आपका जो मिनिस्टर है, वो आप ही के ऊपर अब भारी ना पड़ जाए। इसके लिए क्या किया, उनको बार बार बदलता भी रहता था। यहाँ पर आपको दो कॉइन्स की फ़ोटो दिख रही होगी बेटा, छत्रपति शिवाजी के दो कॉइन्स की आपको फ़ोटो दिख रही है, श्री राजा शिव और छत्रपति इसमें आगे पीछे लिखा हुआ था। ओके, सो छत्रपति शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशन टू द विडोज ऑफ सोल्जर। वो सोल्जर्स जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी वाइफ्स को उन्होंने क्या करना शुरू किया, पेंशन देना शुरू किया, जिनकी बैटल में डेथ होती थी, जैसे आज भी मिलता है। इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन्स, या फिर उनके बेटों को क्या करते थे, मिलिट्री में पोस्ट दे देते थे। दस डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। ये क्या दिखाता है कि वो अपने सोल्जर्स से कितना डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ये उनके कॉपर के कॉइन्स है बेटा, जिसमें उनकी सोवरेनिटी का पता चलता है। दे यूज द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। और इन्होंने अपना देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पे श्री कह के अपने आप को राजा छत्रपति, इन्होंने क्या कहा, राजा शिव, इन्होंने अपना नेम इंस्क्राइब करवाया। ओके, अब छत्रपति शिवाजी के कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे अपने ऑफिशियल्स को, नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट और फोर्सफुली ग्रैब इवन अ ब्लेड और अ ग्रास फ्रॉम देम। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस थे कि उनसे कोई एक छोटी सी उनकी कील भी नहीं ले सकता था। इन वन ऑफ द लेटर इशूड टू हिज ऑफिशियल, छत्रपति क्या बोलते हैं, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेवी। वो बोल रहे हैं कि वुड रिक्वायर्ड है किसके लिए, नेवी के लिए। इफ़ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। मतलब वो ये तक बोल रहे हैं कि आप पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद आप पेड़ काटिए। अदर ट्रीज लाइक मैंगो जैक फ्रूट्स आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम। फ्रूट बियरिंग जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेबल बियरिंग प्लांट्स हैं, उनको आप छूइए भी मत, बिकॉज सच ट्रीज टेक मैनी ईयर्स टू मैच्योर एंड पीपल
लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन, और वो बच्चों की तरह होते हैं, इसलिए आप उनको तो बिल्कुल टच मत करना। सिर्फ ऐसे पेड़ काटना जिसमें कि कोई फल या फिर सब्जियां नहीं आती हैं। इफ़ यू कट देम विल देयर सॉरो एवर एंड, अगर ऐसे पेड़ काटेंगे तो उससे लोगों का दुख बढ़ेगा। इफ़ यू अकम्प्लिश समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर्स इट पेरिशेज सून, अगर आप दूसरे को दुख देकर कोई चीज़ पाते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देर इज़ अ हार्म इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रीज एज वेल, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ये हमें हमारे साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं है। डू नॉट फोर्स इन एनी सर्कमस्टांस, वो डायरेक्टली अपने ऑफिशियल को बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पे आपको फोर्स का यूज़ नहीं करना है। तो क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी अपने लोगों से कितना प्यार करते थे। छत्रपति शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अष्टप्रधान मंडल का कॉन्सेप्ट। शिवाजी ने 8 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स को काउंसिल बनाई थी, 8 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स की एक सभा बनाई थी टू असिस्ट हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेन शिवाजी की काम में हेल्प करते थे, अलग अलग उनके लिए काम देखते थे। तो आइए छत्रपति शिवाजी के इस एडमिनिस्ट्रेशन को जान लेते हैं। तो पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अष्टप्रधान थे छत्रपति के, उनमें पहला देख लेते हैं कौन था। पहला था प्रधान, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या फिर पेशवा भी बोलते हैं। दूसरा था सचिव, जो आज की भी पोस्ट होती है, जो लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, मतलब जो लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है। फिर होता है न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस था, मतलब जो न्याय लोगों को दिलवाता था, जस्टिस दिलवाता था। अमात्य जो था वो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मिनिस्टर था, पैसे से रिलेटेड। मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर था। सुमंत फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को बोला करते थे। एंड सेनापति कौन था, कमांडर इन चीफ, जो मिलिट्री को लीड करता था। एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल था एट्थ इस पंडित राव, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, फेस्टिवल्स वगैरह को है ना, वो सब पंडित राव देखता था। कौन देखता था, पंडित राव देखता था। तो इस तरीके से टोटल कितने वो हो गए थे, 8 प्रधान हो गए थे बेटा, है ना, 8 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गए थे, अष्ट प्रधान जिनको बोलते हैं। वन इज प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस प्रधान, सचिव, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, पंडित राव, रिलीजियस अफेयर मैनेजर, सेनापति, कमांडर इन चीफ, सुमंत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मंत्री इंटेलिजेंस एंड अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को स्टैब्लिश किया था किसने, छत्रपति ने। द मराठास ऑफन लिवाइड टैक्सेस कॉल्ड चौथ एंड सरदेशमुखी, मराठास ने लोगों के ऊपर चौथ नाम का एक टैक्स लगाया था उन रीजन्स पे जो डायरेक्ट मराठास के कंट्रोल में थे। तो 25% टोटल प्रोड्यूस का लिया जाता था। सरदेशमुखी एक ऐसा टैक्स था जो कि उन रीजन्स पे लगाया जाता था जो कि मराठास के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, मतलब वहाँ पर कोई दूसरा रूल कर रहा था, कोई दूसरा चीफ रूल कर रहा था जो कि छत्रपति के अंडर में रूल कर रहा था। तो इन पर एडिशनल 10% टैक्स लगाया जाता था चौथ के ऊपर। इसको सरदेशमुखी बोलते थे क्योंकि वो किसको अलाउ कर रहे हैं, एक लोकल चीफ को अपने रीजन में रूल करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सो इंक्लूडिंग प्लेसेस डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया से वो ये टैक्स कलेक्ट करते थे। इन रिटर्न मराठा क्या दे रहे थे लोगों को, प्रोटेक्शन दे रहे थे प्रोविंसेस को। डिड नॉट इंटरवीन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीफ्स के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं करते थे। द मुगल ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज़, और मुगल्स ने उनकी इस व्यवस्था को माना था, मतलब उनको फ्रीडम दी थी कि वो ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकम अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर, और इनमें से कुछ प्रोविंसेस क्या हो गई थी, मराठा एम्पायर का डायरेक्टली पार्ट भी बन गई थी। तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चौथ और सरदेशमुखी के थ्रू इन्होंने स्टैब्लिश किया था। चौथ इज 25% टैक्स ऑन द डायरेक्टली कंट्रोल एरियाज, एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल एरिया से 10% एडिशनल टू दी चौथ, दैट इज सरदेशमुखी। नाउ 18th सेंचुरी में मराठास ऑफन अडॉप्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज owing टू इट्स पॉपुलैरिटी बट एडेड देयर ओन कल्चरल सिंबल। उन्होंने देखिए यहाँ पे उर्दू में भी लिखवाया हुआ है ना, और साथ साथ देवनागरी में भी लिखवाया हुआ, अगर आप इन कॉइन्स को देखिए तो ये उन्होंने किससे लिया था, मुगल से लिया था। फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठा कॉइन नोन एज गणपति पंत प्रधान रुपी, इसको क्या बोला जाता है, गणपति पंत प्रधान रुपी। क्यों बोला जाता है इसको गणपति पंत प्रधान,
सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द ग्लिच फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो हम वापस से चलते हैं गणपति पंत प्रधान रुपये पर, जिसकी शुरुआत किसने कराई थी? छत्रपति ने करवाई थी। तो इन्होंने मिंटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी में इनको बनवाया गया था, और ये पेशवास के अंदर जनरेट करवाए गए थे। फीचर्स इंस्क्रिप्शन, 2 इंस्क्रिप्शंस, देवनागरी और पर्शियन दोनों में इनको पंत प्रधान रुपयों को छपवाया गया था। एक साइड गणपति का नाम लिखा गया था, वाइल द अदर डिक्लेयर्स द लॉयल्टी टू दी पेशवा, ऑफन रेफर टू दी पंत प्रधान। पेशवा को पंत प्रधान बोलते थे मराठी में, तो इसीलिए गणपति पंत प्रधान इनको बोला गया है। चलिए चलते हैं मराठास के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मराठा की जो आर्मी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। इन्फेंट्री का मतलब होता है वो सैनिक जो कि पैदल पैदल हथियारों के साथ लड़ाई करते हैं। कैवलरी का मतलब होता है वो सैनिक जो कि घोड़ों पर बैठकर लड़ाई करते हैं। और नेवी का मतलब होता है वो सैनिक जो कि समुद्र में नाव पर बैठकर क्या करते हैं, नेवी को मतलब जो मिलिट्री को देखते हैं। तो इस तरीके से मराठास की कितने पार्ट्स हो गए मिलिट्री के? आर्म्ड फोर्सेस के 3 पार्ट्स हो गए, इन्फेंट्री पैदल सैनिक, कैवलरी घुड़सवार, और नेवी इज समुद्री शक्ति। द कैवलरी वॉज मेड अप ऑफ 2, इसमें 2 तरीके के सोल्जर्स थे कैवलरी में। बर्गीर्स उन सैनिकों को बोला जाता था जिनके हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट्स कौन देता था? जो छत्रपति या फिर मराठा किंगडम एम्पायर देता था, मतलब वो इसके लिए पे करता था। और दूसरे तरीके के भी कैवलरी मैन होते थे जिनको शिलेदार्स बोला जाता था, जिनके हॉर्स और इक्विपमेंट्स वो खुद पे करते थे, ठीक है, देमसेल्फ। इन 18th सेंचुरी मराठास वर ऑल्सो नोटिस्ड सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल अपने सैनिकों को क्या करनी शुरू कर दी, मतलब ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, आर्टिलरी। ट्राई टू रेज recruit such troops. In particular, महाजी शिंदे had a large European style army. महाजी शिंदे की क्या थी? एक यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी। Swords and lances were preferred weapons of the Marathas. ये दूर तक क्या करते थे? नज़र रखने के लिए swords and lances का यूज़ करते थे। They had used guns in sizable number. इन्होंने अच्छी खासी संख्या में गन को भी यूज़ किया था। रॉकेट्स यूज़ करते थे मिलिट्री में। छत्रपति शिवाजी हिमसेल्फ बाय 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी इनके सेना में, इनके शस्त्र बल में शामिल हो गए थे। क्या? 1717 तक मेटल ट्यूब के रॉकेट्स। यहाँ पर कुछ हथियारों की फ़ोटो आप लोगों को दी गई है जो कि इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, मराठास के द्वारा। गन भी इसमें आपको देख सकते हैं, छोटे से छोटा हथियार भी इसमें है। As we saw earlier, forts were initially mainstay of Maratha power. Forts पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। छत्रपति शिवाजी कंट्रोल्ड एंड बिल्ड कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स पर कंट्रोल किया और बनवाए भी। इसेंशियल टू स्ट्रेटजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स, जो भी ट्रेड रूट होता था या फिर जहाँ पर भी ये लगता था कि यहाँ से हम एनिमी को ईजिली क्या कर सकते हैं, उनको डिफेंड कर सकते हैं एनिमी से खुद को, वहाँ पर फोर्ट्स बनाए जाते थे। शेल्टर द आर्मी व्हेन एंगेज इन द गोरिल्ला वॉरफेयर, और जब भी सैनिक गोरिल्ला वॉरफेयर से मतलब किसी पर अटैक करके आते थे तो और यहाँ इन्हीं फोर्ट्स में आकर वो छुप जाते थे। रामचंद्र अमात्य, जो कि कौन था? छत्रपति शिवाजी का एक फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने आदन्य पात्र में क्या लिखा हुआ है? द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन्स। क्या लिखता है वो? फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, मतलब कोर है वो स्टेट का, फोर्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन देयर एब्सेंस, अगर फोर्ट ना हो, द लैंड गेट डिवास्टेटेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। अगर ना हो तो हमारे उसमें क्या आ जाएगा, जो शत्रु है वो तबाही मचा देंगे। देयर फॉर ऑल द फॉर्मर किंग सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्ट बनवाने चाहिए किंग को। द किंगडम मराठा वॉज क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट मास्टर छत्रपति फ्रॉम फोर्ट्स अलोन। और छत्रपति शिवाजी ने ऐसे ही तो मराठा किंगडम को फोर्ट के थ्रू बनाया है। मतलब जो आज इतना स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर बिल्ड है वो किसकी वजह से है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने फोर्ट्स को कंट्रोल किया था। अ ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड कॉन्कर्ड ग्रेट एम्पायर्स conquered the great empires like Bijapur and Bhanganagar. But it was due to the forts that the Maratha state survived despite decades of onslaught. सिर्फ हम
औरंगजेब से कैसे और बीजापुर से कैसे बचा पाए, इन्हीं फोर्ट्स की वजह से हम खुद को बचा पाए। मैरीटाइम सुप्रेमेसी, मैरीटाइम मतलब नौसेना कितनी इंपॉर्टेंट थी मराठास के लिए, मैरीटाइम। सो छत्रपति शिवाजी क्रिएटेड नेवी टू सिक्योर वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे कंट्रोल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी था। कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स, कान्होजी आंग्रे ने 18th सेंचुरी में मराठास को बहुत सारी नेवल बैटल्स में विक्ट्री दिलवाई। थैंक्स टू क्लेवर यूज ऑफ जियोग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स, डिस्पाइट द मराठा शिप्स नॉट बीइंग एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस एज यूरोपियन वंस, मराठा जो शिप्स थे वो यूरोपियंस की तरह उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया वॉज देयर नेवीज़, मराठास की जो मेन स्ट्रेंथ थी इंडिया में वो क्या थी, उनकी नेवी थी। दे फोर्स इंडियन टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेज, एट द टाइम द मेन यूरोपियंस, जब मराठास के टाइम पर, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये गुजरात है, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर मुंबई है। तो मुंबई में जब भी यहाँ पे जितने भी फोर्ट्स थे उन पर पहले इंग्लिश लोगों का कंट्रोल था। तो जब भी मराठास को इंटरनली कुछ भी ट्रेड करके बाहर भेजना होता था तो उनको कुछ पासेस चाहिए होते थे इन फोर्ट्स पे, इन पोर्ट्स पर अपना सामान उतारने के लिए या फिर चढ़ाने के लिए। आपको ये पासेस के बदले में उनको क्या देना पड़ता था, यूरोपियंस को पैसे देने पड़ते थे। इन पासेस को क्या बोला जाता था, कारताज पोर्तुगीज़ में। लेकिन बाद में जब मराठास ने इन पोर्ट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने उल्टा यूरोपियंस को कारताज खरीदने के लिए बोला और वो यूरोपियंस से पैसे लेने लग गए इन ऑर्डर टू रिटर्न देम टू देयर कारताज। दे फोर्स्ड इंडियंस टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेस एट अ प्राइस, एट एनी शिप विदाउट अ पास वॉज कॉन्फिसिकेटेड, पहले यूरोपियंस उनके शिप्स कॉन्फिसिकेट करते थे और मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियंस, अब उन्होंने यूरोपियन से पास मांगने शुरू कर दिए। हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेबलिंग कान्होजी आंग्रे एज पायरेट, और इसी की वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कान्होजी आंग्रे को एक पायरेट बोल दिया, एक समुद्री लुटेरा बोल दिया। मराठा ग्रैब्स एंड गैलीवेट अटैकिंग एन इंग्लिश शिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मराठा जो के शिप्स हैं वो किसको अटैक कर रहे हैं, यूरोपियन शिप्स को अटैक कर रहे हैं। साइजेबली कितने बड़े हैं मराठा शिप्स, आप ये देख सकते हैं, ये वाला मराठा शिप, ये वाला, और यहाँ यूरोपियंस के शिप बहुत छोटे छोटे हैं। इन 1665 4 ships फ्रॉम छत्रपति शिवाजी फ्लीट रीच्ड मस्कैट, छत्रपति शिवाजी के 4 शिप मस्कैट पहुंचते हैं, ओमान की कैपिटल। द रूलर्स देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड, और उनको कौन कैप्चर कर लेता है, ओमान का राजा। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्यू शिप्स टू अटैक छत्रपति शिवाजी कोस्टल पोजिशंस, और कुछ शिप्स को रेडी किया जाता है उनके कोस्टल पोजीशंस को जीतने के लिए। बट ऑन हियरिंग दैट छत्रपति शिवाजीज नेवी कंटेन मोर देन 100 शिप्स, बट जब उनको पता चलता है कि इनकी नेवी में इतने 100 से भी ज़्यादा शिप्स हैं, ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स, वो वापस कर देते हैं उनके छीने हुए शिप्स को और लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस में कितना, या फिर ये जो मिडिल ईस्ट के लोग थे इनमें कितना ज़्यादा छत्रपति शिवाजी की आर्मी को लेकर डर था। Now let's talk about the judicial system and quickly we will see the trade network also. जुडिशियल सिस्टम बहुत सिंपल था, एफिशिएंट था, बट ठीक है, तो मराठास के समय पर बहुत ही कम पनिशमेंट्स होती थी, मॉडरेट पर कैपिटल पनिशमेंट्स होती थी, और ये जो अधिकतर जितने भी मुद्दे थे वो पंचायत ही सॉल्व कर लेती थी, ठीक है, लोकल लेवल पर। So, and main body that an appeal could be made to Maratha chiefs in the case of unsatisfactory verdict. अगर मान लेते हैं कि पंचायत के फैसले से कोई खुश नहीं होता तो मराठा चीफ को आगे भेजा जाता था। Additionally, in various prominent towns such as Pune, Indore, etc., कोतवाल और द पुलिस वॉज ऑल्सो डिप्लॉयड टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। तो ये किसका काम होता था, बड़े शहरों में, जैसे पुणे एंड इंदौर में कोतवाल का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो छत्रपति शिवाजी का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेड था, मैरीटाइम ट्रेड था। तो ही एंड हिज ऑफिशियल्स हैड देयर ओन शिप्स, दे रेगुलरली सेंड पोर्ट्स एज फार अवे फ्रॉम मोछा यमन में है बेटा, वहाँ भेजते थे, मस्कट ओमान, मलक्का इन मलेशिया, एंड सम ऑफ दीज शिप्स कैरी कार्गो लाइक गोल्ड एंड टेक्सटाइल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी इन शिप्स में।
जो कि मोछा, मस्केट, मलक्का इन सब जगहों पे भेजते थे। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, इसके लिए इंटरनल रोड्स को भी मेंटेन किया जाता था और कोस्ट पे पोर्ट्स को भी मेंटेन किया जाता था। इन प्लेसेस सच एज उड़ीसा इन 18th सेंचुरी अ नेटवर्क ऑफ फेरीज वॉज मेंटेन्ड फॉर रिवराइन ट्रांसपोर्ट, एक फेरी बनाई गई थी, मतलब छोटे छोटे बोट्स के थ्रू कनेक्ट किया गया था, रिवर के थ्रू किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ओशन को, ताकि इजीली सामान को भेजा जा सके। ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर रिवर्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स, इनके ऊपर ब्रिजेस बनाकर भी इस क्या किया जाता था, पोर्ट्स को अंदर इंटरनली रोड के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी का हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मराठास का फर्स्ट क्लास था एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो हर एक एस्पेक्ट में वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कल्चरल रिवाइवल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।